बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 15 तक में आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 को कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं साथ साथ वो भी डिस्कस करूँगी। सो उनको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा या उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 11 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो देखें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमने अब सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन करना है। तो जब हमारे पास देखिए इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी करते हैं तो हम जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश भी हो जाए। अब इसको हमने डिज़ाइन करना है सिस्टम को, तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। यानी इस टॉपिक में या इस इंट्रोडक्शन के पेज में हमने ये जस्ट देखना है कि हमने सॉफ्टवेयर को अब कैसे डिज़ाइन करना है। इसमें आपके पास इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें आपका डाटा स्ट्रक्चर, आपके एंटिटीज़, आपके लॉजिकल फिजिकल जो भी पोर्शन है सिस्टम के, वो आपके इसके कंपोनेंट्स, इंटरफेस, आपका कंपोनेंट से जो इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती है। क्योंकि आपके पास एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँ तो आप सेकंड स्टेप क्या लेते हो कि इसको डिज़ाइन करना शुरू कर देते हो। सो इंट्रोडक्शन में इसके यही है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मैनेज कैसे करना है कम्प्लेक्सिटी, किसको कहते हैं, एक कम्प्लेक्स चीज़ को या पेचीदा हम कह सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वर्ड हम यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो हमने अब कैसे मैनेज करना है, यानी सॉफ्टवेयर का तो स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर इंक्लूड था, उसकी एंटिटीज़ थी, उसकी फिजिकल लॉजिकल जो भी पोर्शन था सिस्टम का, वो और कंपोनेंट्स वगैरह सारे यूज़ हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे मैनेज करना है। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो एक इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कि स्ट्रक्चर आपने यानी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्ले आपके उसमें आपके सॉफ्टवेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रक्चर। तो अब आपने इसको कैसे मैनेज करना है, तो इसमें आपके पास क्या है कि आपने कम्प्लेक्स सिस्टम को एक, यानी आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास वैसे भी देखिए जब एक कम्प्लेक्स चीज़ होती है, जब आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हो, डिवाइड करते हो। फिर आप उसको एक एक हिस्से पे देखते हो, समझते हो, फिर आप यानी छोटे छोटे टुकड़ों को समझने के बाद आप पूरे प्रॉब्लम को समझ लेते हो। सो सेम ये यहाँ पर भी यही है कि आप एक सिस्टम को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हो, यानी स्मॉलर पीसेज में आप उसको कन्वर्ट करते हो, फिर आप उसको समझते हो, फिर आपके पास एक जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम जो है आपको उसकी समझ आ जाती है, अब वो एक रेडी हो जाता है। छोटे छोटे सिस्टम से आप लोग उसको एक कम्प्लेक्स बना लेते हो। सो यहाँ पे भी यही थ्योरी लिखी है कि कम्प्लेक्स सिस्टम में बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पीसीस। फिर आप उसको क्या, उन पीसेस को क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। दिस इज द क्लासिक डिवाइड इन कंकर फिलोसफी। इफ यू कैन नॉट सॉल्व अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो, ट्राई टू ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। वही बात है कि आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हो, फिर उसके बाद एक एक को देखते हो, फिर आपको ओरिजिन उसकी समझ आती है उस प्रॉब्लम की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। अब डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है कि उसको डिज़ाइन करने का अमल क्या है। तो याद रखना कि सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल नहीं होता। सीक्वेंशियल कहते हैं एक तरतीबवार चीज़ को। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ये स्टेप करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी ये कोई सीक्वेंशियल अमल नहीं होता। ठीक है, आपके पास इसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, अल्ट्रेशन आ जाती है। यानी डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम रिवॉल्व्स थ्रू अ नंबर ऑफ अल्ट्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा तकरार आप कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एरर्स, या एरर्स तो नहीं हम कह सकते, तकरार ही होगा वर्ड। तो हम उसका जो है वो यूज़ होता है इसके अंदर। इसमें क्या है कि डिज़ाइन प्रोसेस रियली इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या होता है, डेवलपिंग नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। आपने सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखना होता है। अब आप हर सिस्टम को, हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखोगे तभी आपका सिस्टम जो है वो फुली जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, एक अच्छा वेल सिस्टम आपका जो है वो तैयार होगा। क्योंकि आपने अगर हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से नहीं देखोगे, तो आपने अगर एक ही एंगल से हर चीज़ को देखते हो तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं मिलेंगी। लाइक यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक रोड मैप होता है जिसको आप, जिसमें ये बयान होता है कि सॉफ्टवेयर को कैसी शक्ल देनी है, कैसे बनाना है। तो वो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है कि आपने हर चीज़ को अपने एंगल से देखना होगा, तो तभी आपका निज़ाम या सिस्टम जो है वो फुली कंस्ट्रक्ट अच्छे से होगा। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज हैं क्या है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजीज का वर्ड जो बेसिकली जो मतलब है उसको हिकमत कहते हैं, हिकमत अमली वगैरह। ठीक है, तो आपने सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजीज में क्या बताना है कि देखिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड डिकम्पोजिंग ऑफ द सिस्टम इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर यूनिट्स एंड देन सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट दिस यूनिट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो सेम वही बात हुई है कि आपने क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में इसको तकसीम करना है। वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं जिसको आप समझ चुके हो सारे हिस्सों को, अब उनको आप जब जोड़ देते हो, सिस्टमेटिकली एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हो यूनिट्स को, तो आपको एक रिजल्ट मिलता है किस फॉर्म में, आपको पूरा
सॉफ्टवेयर आपका मिल जाता है। इसमें अब दो चीज़ें हैं, देखें इसमें उन्होंने बताया कि आपके पास दो जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है फंक्शनल आपके पास, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हैं, दूसरा है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास है फंक्शनल डिज़ाइन। फंक्शनल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये रहता है कि आपके सिस्टम है तो वो फंक्शंस के गिर्द घूमता है, यानी इसमें छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो पूरा सिस्टम है वो किसके गिर्द घूमता है, आपके फंक्शंस के गिर्द घूमता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको स्टडी करके भी देख सकते हैं कि इन द फंक्शनल डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द फंक्शंस, के फंक्शन के गिर्द आपका घूमता है, यानी छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कौन कौन सा काम करना है। सो नेक्स्ट में देखिए आपके पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, फर्स्ट वन कौन सा था आपके पास, फंक्शन था, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम जो है आपका ऑब्जेक्ट के बेस पर आप यानी ऑब्जेक्ट के बेस पर होता है। यहाँ पर आपका सिस्टम जो है फंक्शन के बेस पर काम नहीं करता, वहाँ पर वो फंक्शन पे की बेस पे घूमता है, यानी छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सारे फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर उसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे यानी लाइक आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई काम है, तो वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट भेजेगा और वो उसकी रिक्वेस्ट को जब एक्सेप्ट करेगा तो तब उसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन था, ठीक है, जिसमें आपने ये देखा। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके एमसीक्यूज के लिए, दोनों का नेम पूछे जा सकते हैं, दोनों को डिफाइन करना भी करने को भी कहा जा सकता है। तो इसका कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ किसको कहते हैं, खुसूसियात को कहते हैं, कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट है तो वो कैसे होगा। तो आप देखें जब आप एक सॉफ्ट सिस्टम बनाते हैं तो आपको मतलब हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ को मुख्तलिफ जो है वो एंगल से देखना चाहिए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे हर चीज़ को, तो हमें सोल्यूशन मज़ीद हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होगा। इसमें बताया इन्होंने कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैन बी लुक्ड एट डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। आपने डिफरेंट एंगल्स और पैरामीटर्स से देखना, कैन बी यूज टू मेजर एंड एनालाइज इट्स क्वालिटी, उसके क्वालिटी को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना है। दीज पैरामीटर्स जब आप इस तरह करेंगे तो इसमें क्या आपकी एफिशिएंसी बरकरार रहेगी, आपका कम्पैक्टनेस होगा, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सारी आपकी हो जाएंगी। अ गुड डिज़ाइन फ्रॉम वन एंगल में नॉट सीम टू सूटेबल व्हेन लुक्ड फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव। देखिए अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हर एंगल को डिफरेंट यानी हर चीज़ को अपने एंगल से देखें, हर एक को अपने एंगल से देखेंगे। अगर आप एक ही एंगल से हर चीज़ को देखेंगे तो आपका जो है वो सिस्टम प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आपने बताना है कि इसकी ये खुसूसियात होनी चाहिए कि हमें हर जो है हर काम को अपने एंगल से देखना चाहिए। फिर है मेंटेनेबल डिज़ाइन। मेंटेनेबल सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर में, कि आपने अब चीज़ को मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन कहते हैं बरकरार रखना, कि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम रेडी है, सारी फंक्शनलिटीज़ उसकी पूरी हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, अब आप उसको मेंटेन कैसे करोगे। तो इसमें क्या है, आपको मेंटेन करने के लिए क्या है, लाइक मेंटेन कैसे होगा कि अगर आप चाहते हो कि आप सॉफ्टवेयर के किसी पार्ट में आप चेंजिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप जब चेंजिंग करोगे तो आपके बाकी हिस्से पर यानी बाकी सॉफ्टवेयर सिस्टम पे आपके कोई इफेक्ट ना हो। आप जिस हिस्से पे चेंजिंग कर रहे हो वही हिस्सा जो है आप यानी वही पार्ट जो है वो चेंज होना चाहिए, बाकी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से मेंटेन रहेगा, इसकी हर चीज़ों को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आप कोई तब्दीली करो तो आपके बाकी हिस्सों पर उस पर कोई असर भी ना पड़े। तो यहाँ पर यही डिस्कस है, आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास कपलिंग एंड कोहेजन है। कपलिंग एंड कोहेजन एक अलग अलग कंसेप्ट है, और ये टॉपिक जो आपका है या आप इस लेक्चर को कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस है कि डिफाइन कपलिंग एंड कोहेजन और डिफरेंशिएट बिटवीन कपलिंग एंड कोहेजन, या फिर आपसे कपलिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज़ उठाया जा सकता है, या फिर कोहेजन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ उठाया जा सकता है। सो इस टॉपिक को आपने बहुत गौर से देखना है। यहाँ पर देखिए इसको मैंने हाईलाइट भी सभी ये जो लाइन्स है सभी को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज उठेंगे, सो इसलिए इसको रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हमारे पास है कपलिंग। देखिए कपलिंग इज मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉडल और कंपोनेंट। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है। आपने क्या चेक करना है, कपलिंग किसको मेजर करती है कि आपका मॉडल है या कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, यानी ये चीज़ देखनी है आपने इसमें। फिर इसमें बताया है लूज कपलिंग, यानी एक और कंसेप्ट इसमें आ गया है लूज कपलिंग का। मीन्स दैट डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट हैव लूज और लेस रिलायंस अपॉन ईच अदर, कि इसमें लूज कपलिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि वो कौन सा वो होता है, कपलिंग होती है जिसमें आपके कंपोनेंट जो होते हैं उनका रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़्यादा लूज होता है। हम इसको डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ से आपके एमसीक्यूज उठाए जाएंगे।
सो लूज कपलिंग क्या होती है, उसके बाद उन्होंने बताया सेकंड जो हमें बताया इसमें है स्ट्रॉन्ग कोहेजन। स्ट्रॉन्ग कोहेजन क्या होती है, ये एक अलग कंसेप्ट है। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके जो तमाम कंपोनेंट या पार्ट आप कह सकते हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकली उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ना स्ट्रॉन्ग है, तो इनका रिलेशनशिप होता है आपस में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब आप किसी एक हिस्से में भी तब्दीली करेंगे ना, सॉफ्टवेयर के किसी एक हिस्से में भी चेंज करेंगे, तो आपको क्या होगा, उसके उससे रिलेटेड उसके तमाम जो पीसेज हैं, आप कह सकते हैं उसके तमाम जो वर्क पीसेज हैं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यानी क्या है स्ट्रॉन्ग कोहेजन में, इसमें आपके पास आप जब चेंजिंग करते हैं किसी एक हिस्से में तो आपके बाकी हिस्से भी उसके वहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन लूज कपलिंग में क्या होता है, लूज कपलिंग में जो कंपोनेंट आप कह सकते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कंसेप्ट हमने देख लिए, कपलिंग का देख लिया, फिर आपने लूज कपलिंग भी देख लिया और स्ट्रॉन्ग कोहेजन भी देखा। फिर देखें नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि अ कंपोनेंट शुड इम्प्लीमेंट अ सिंगल कंसेप्ट और अ सिंगल लॉजिकल एंटिटी, ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर एंड शुड बी नेसेसरी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कंपोनेंट। अब यहाँ पर क्या बताया कि जहाँ पर तमाम जो आपके पार्ट हैं, यानी जो आपके कह सकते हैं कि जितना आपने काम किया सॉफ्टवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, आपको एक ही पार्ट, आपको काम एक पार्ट पे करना है लेकिन आपके बाकी पार्ट भी उसको आपको वहीं पर मिलेंगे, तो वो आपकी कौन सी कपलिंग होगी, हाई कपलिंग होगी। इसी तरह सेम अगर आपको एक पार्ट से रिलेटेड दूसरे पार्ट उसके नहीं मिले तो हम उसको लो कपलिंग कहेंगे, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब देखें यहाँ पर जो एक उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही है वो क्या है, कपलिंग एंड कोहेजन आर कॉन्सेंट्रेटिंग कंसेप्ट बट आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। कॉन्सेंट्रेट किसे कहते हैं, एक चीज़ को जिन्हें अपोजिट है, या आप कह सकते हैं मुतजाद हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं दोनों कंसेप्ट, लेकिन इनका ताल्लुक क्या है, इनडायरेक्टली ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपने माइंड में रखना है कि ये इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पर देखें कोहेजन इज एन इंटरनली प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल वेयर कपलिंग इज इन रिलेशनशिप विद अदर मॉडल्स। कोहेजन क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ बताई है कि कपलिंग जो है उसको किससे मैयर करते हैं और कोहेजन को किससे मैयर करते हैं। सो हम इसको डायग्राम में डीपली देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाई है, उसमें एक सिस्टम की बताई है जो डेली लाइफ से उन्होंने ली है। सो इम्पॉर्टेंट तो इतनी नहीं है, सो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप एग्जांपल इस तरह एज इट इज़ उठा के कोई भी आपको एग्जाम में नहीं दी जा सकती। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए उन्होंने एग्जाम्पल में हाई कपलिंग और लो कपलिंग बताई है, तो आप इसको देखें इस एग्जाम्पल से या इस इमेज से या इस डायग्राम से भी आपको ये शो हो रहा है कि देखिए हाई कपलिंग में आपको समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ से कौन चीज़ इंटरेक्ट कर रही है, कौन किससे मिल रही है। देखिए यहाँ अगर इसको एज अ वायर लिया जाए तो आपको ये नहीं समझ कि ये वायर कहाँ जा रही है और इससे कितनी रिलेटेड है या इनसे कितने वायर्स का और इंट्रैक्शन है। इसी तरह लो कपलिंग में देखिए आपको थोड़ी समझ आ रही है कि ये इसका कनेक्शन इन वायर्स के साथ है और इसका यहाँ से, यानी ये सारा कनेक्शन आपको समझ आ रहा है क्योंकि ये लो कपलिंग है। लेकिन हाई में आपको सारे कंपोनेंट एक ही जगह पर मिलेंगे, आपको इस लिंकेज की समझ नहीं आएगी। तो देखिए द डायग्राम डिपिक्ट टू सिस्टम, दो सिस्टम उसने बताए हैं, वन विद हाई कपलिंग एंड अदर विद लो कपलिंग। जैसे मैंने आपको बता दिया ये सारी वही चीज़ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग। कपलिंग की एग्जाम्पल दी हुई है, तो देखिए इसमें मैंने बताया कि द मॉडल्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग हैव लो कपलिंग वाइल दोज हु इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू वेरिएबल्स, यानी जो मैसेज के थ्रू जो एक दूसरे से मिलेंगे वो आपके पास कौन सी कपलिंग होगी, वो आपके पास होगी लो कपलिंग होगी। और जो वेरिएबल्स के थ्रू एक दूसरे से मिलेंगे वो आपके पास कौन सी होगी, वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ गेन करते हैं या मिलते हैं एक दूसरे के साथ, वो आपके पास होगी हाई कपलिंग, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया, देखें ए मॉडल ए है और उसका डाटा ए का है, वो कहाँ कहाँ इंटरेक्ट कर रहा है या कहाँ जा रहा है। तो देखिए मॉडल ए का जो है वो मॉडल बी और बी का इस तरह सी। अब देखिए ये सी है हमारे पास, सी का जो डाटा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है डी के साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है ए के साथ, इसके साथ कोई इसका ताल्लुक या कनेक्शन नहीं है। इसी तरह डी जो है, डी का ताल्लुक ए से है लेकिन डी का ताल्लुक कोई सी से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लो कपलिंग है, यानी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इस डी का कनेक्शन जो है वो सबसे बारी बारी हो, नहीं इस तरह नहीं है। लेकिन शेयर्ड में डाटा में देखें आपके पास हाई कपलिंग में इसका कनेक्शन इसके साथ है, यानी सबके लिए एक सेंट्रल पार्ट रख दिया गया है कि सबका कनेक्शन इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। यानी अगर इसमें कोई चेंजिंग आपने करनी है मॉडल ए में तो आपने शेयर डाटा के अंदर देखना होगा, तो आपके पास सारे मॉडल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पीछे ये सेम वही है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो इन्होंने एक प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाया हुआ है, यानी वेरिएबल्स को ऐड करके दिखाया। फिर उसके बाद एग्जांपल दी है कोहेजन की, क्योंकि हमने कपलिंग की देखी, अब कोहेजन की देख रहे हैं।
तो एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन में क्या है आपके पास, इसमें आपके पास दिए हुए हैं, आपके पास देखिए एज मेंशन अर्लियर स्ट्रॉन्ग कोहेजन इम्प्लाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट शुड हैव अ क्लोज रिलेशनशिप। कि हमने पहले बात की है कि स्ट्रॉन्ग कोहेजन में क्या होता है कि आपके पास तमाम जो पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकली उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखिए, यहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग है कोहेजन, ठीक है, उसमें F1 F2 F3 F4 सब एक साथ हैं। फिर उन्होंने इसी हिस्से को तोड़ के जब बताया, जब इसको स्ट्रॉन्ग के से लो में कन्वर्ट किया, तो देखिए आपके पास दो क्लासेस बन गई X1 एंड X2। अब आप क्या करोगे कि आपको इस चीज़ के लिए अलग से देखना होगा, नहीं X1 में जो है वो कौन कौन सी आ रही है, F1 और F2 आ रहा है सिर्फ, और X2 में जो आपके पास F3 एंड F4, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सारी एक साथ हैं, कनेक्टेड हैं, आपके पास सारा डाटा कनेक्टेड है, यानी एक सिस्टम में आप चेंजिंग करोगे तो आपके पास बाकी उसके पार्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने अगर CS 304 में देखा होगा, हमने उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आई थिंक, वो उसमें जो है वो इनकैप्सुलेशन और क्लास ऑब्जेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें अलग अलग से एक्सप्लेन की हुई हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनको डीपली अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो सारा इसी लेक्चर में वेस्ट हो जाएगा। सो हम जस्ट जो थ्योरी ये आपकी इस हैंड आउट्स में दी हुई है, हम उसी को देख कर काम कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन क्या है। तो देखिए सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सारी थ्योरी लिखी है इसका मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, आप जो है वो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सामने होती है, लेकिन आपकी जो गैर ज़रूरी आप कह सकते हैं काम होते हैं उन सबको वो इग्नोर होते हैं इसमें, ठीक है। यानी यहाँ से आप इसको रीड करके देखें तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ एन एंटिटी बेस्ड अपॉन एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इग्नोर द इनिशियल डिटेल्स। इसमें जो सारी होती हैं वो क्या होती हैं, वो इग्नोर हो जाती है, यानी गैर ज़रूरी काम जो होते हैं उनको इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब इनकैप्सुलेशन एक अलग मेथड है, एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है। इसमें क्या होता है इनकैप्सुलेशन के अंदर, इनकैप्सुलेशन के अंदर आपके पास जो होती हैं वो डाटा हाइड होता है, यानी आपके पास इंटरनली हाइड होती हैं सारी चीज़ें, आपके सामने व्यू है, आपने उस पर काम करना है, लेकिन उसकी खसूसियात हैं या कुछ भी है वो आपके पास क्या होंगी, वो इनकैप्सुलेट होंगी, यानी आपको सिर्फ जो व्यू मिलेगा वो सामने व्यू होगा, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इनकैप्सुलेट होंगी। सो यहाँ पर वो डिस्कस है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास है फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। दो कंसेप्ट फिर से हैं, फंक्शन ओरिएंटेड का है और साथ कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शन ओरिएंटेड का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आपके MCQs के लिए भी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया, इसको थ्योरी पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके MCQs बनेंगे। In the case of action-oriented approach, data is decomposed according to functionality requirement. That is, decomposing revolves around function. In the object-oriented approach, decomposing a problem revolves around data. ये जो अराउंड डाटा वर्ड है इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है इसमें। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डाटा को डाटा के अराउंड होता है। यानी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डिकम्पोजिंग ऑफ प्रॉब्लम को डिकम्पोज किसके जरिए करते हैं, डाटा के अराउंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम किसकी मदद से करते हैं, फंक्शंस की मदद से, यहाँ पर डाटा की मदद से और वहाँ पर फंक्शंस की मदद से। सो ये दोनों कंसेप्ट आपके जो है वो माइंड में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आपके दोनों कंसेप्ट के नाम पूछे जा सकते हैं, MCQs में दोनों कंसेप्ट के नाम पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों को डिफाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है। सो इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ डायग्राम में, क्योंकि इन्होंने भी यही बताया कि आप इसको कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से डायग्राम में ही समझ सकते हैं। तो हम भी डायग्राम देख लेते हैं कि भाई डायग्राम में ऐसा क्या है। तो देखें अब आपको इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं और डाटा है। इन दिस डायग्राम देखें, ये जो ओवल शेप है आपके पास, ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास डायनेमिक इन्फॉर्मेशन जो सारी होती है वो फंक्शंस के अंदर होती है। 1 2 3 एंड 4 फंक्शंस हैं आपके पास, जिसके अंदर क्या है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, और इनकी शेप कौन सी है, ओवल शेप है। बस आपने यहाँ पर ये समझना है। और ये देखें जो आपके पास आप कह सकते हैं रेक्टेंगल में जो है ये आपके पास क्या है,
ये आपके पास डाटा है सारा, इसके अंदर आपके पास डाटा है और इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास, ठीक है। यानी 4 डाटा हैं जिनके में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है और फंक्शंस हैं आपके पास 4 जिनके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है। तो अब देखें आपके लिए क्या करना है। अब आपके पास अगर आपको डाटा दे दिया जाता है, ठीक है, या इसमें आपको फंक्शन की मदद से आप जो है वो डाटा तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपके फंक्शन है, आप उसकी मदद से उसका डाटा देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका डाटा है, ये इसका डाटा है, फंक्शन का कौन कौन सा डाटा है, एक फंक्शन ये है, इसका ये भी डाटा है, ये भी इसका डाटा है और ये भी इसका डाटा है, 3 उसके डाटा है। मगर आप डाटा की मदद से फंक्शन तो नहीं मालूम कर सकते ना। अगर आप यहाँ डाटा देखें और उसका फंक्शन ट्राई करना शुरू करते हो, देखिए उससे इसका इंटरेक्ट कितने ज़्यादा फंक्शंस के साथ है, तो ये चीज़ इसको समझना यानी थोड़ा मुश्किल होता है। यानी डाटा की मदद से आप फंक्शंस को तलाश नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शंस की मदद से आपको डाटा तलाश करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम होता है कि वो इस प्रॉब्लम को एक जगह पर रख के सॉल्व करे। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको इस प्रॉब्लम पे जो है वो जो यहाँ पर आपको मुश्किल मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी। तो सेम ये वही कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं कि डाटा की मदद से हम लोग जो है फंक्शंस को तलाश कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग हमारे लिए मुश्किल होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये सारा काम एक साथ एक जगह पे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी वहीं लिखी है, आप इसको रीड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखें डाटा है आपके पास, ये सारा डाटा है आपका, ठीक है। और ये क्या है, ये ओवल फॉर्म में जो है ये क्या है आपको अभी जो आपको बताया कि सेट ऑफ फंक्शंस है। तो यहाँ पर क्या है, सर्कल की फॉर्म में आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस है जा सारे, और रेक्टेंगल की फॉर्म में क्या है आपके पास, रेक्टेंगल की फॉर्म में आपके पास डाटा है। तो यहाँ पर देखें इन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ है। तो नीचे देखें आपका जो डाटा एरियाज है वो फंक्शन के सेट के साथ डायनेमिक दरमियान जो है वो मुश्तरक है दोनों के साथ, ठीक है। आपका जो एरिया डाटा का एरिया है और साथ फंक्शन के जो सेट हैं दोनों क्या हैं, इधर में एक दूसरे के साथ मुश्तरक हैं, एक साथ हैं। तो यहाँ पर यूज़र फंक्शन इन डाटा को अपने इंटरफेस के जरिए जो है वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 13, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइजिंग एंड डिज़ाइन। अच्छा, लेक्चर नंबर 13 में हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइजिंग एंड डिज़ाइन के बारे में। देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो सारी थ्योरी लिखी है इसमें इनके कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर जो स्टार्ट में थे, तो स्टार्ट में क्या होता था, वो जस्ट कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और किस फॉर्म में करते थे, लाइक उनको इनपुट दिया जाता था, फिर वो हमें आउटपुट देते थे, इस तरह से होता था। यानी बाकी जो चीज़ें थी आपको को ये नहीं पता होता था कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, कहाँ गई, कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें क्या थी, हाइड थी, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या हुआ, जब उसको डिज़ाइन किया गया तो वो इसी ताल्लुक को जो है वो सामने लाना चाहता था कि भाई जो इनपुट आउटपुट ये प्रोसेस है, इसके दरमियान जो चीज़ें हाइड हैं हम उसको सामने ला के देखें। तो उसमें इसने बताया कि इसके ये सारी थ्योरी वही है जो मैंने आपको बता दी। इसमें इन्होंने बताया कि जिनको मैंने अंडरलाइन किया है या जिसको मैंने हाईलाइट किया है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एमसीक्यू इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस उन्होंने बताए थे कि इसके क्या फ़ायदा होगा, इससे आपके जो है वो क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, यानी आप मसले को समझ सकेंगे कि आपका जो है वो इनपुट कहाँ से आया है, क्या चाहता है, क्या नहीं, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, रेड्यूस कम्प्लेक्सिटी, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें जो ही वो आपके सामने आ गई। सो ये इसके एडवांटेजेस थे। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब इसको यानी डिफरेंस क्या हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को और साथ फंक्शन ओरिएंटेड को। अब इसको भी इन्होंने एक डायग्राम की मदद से आपके सामने रखा है। ये जो सारी थ्योरी है मैं आपको इस डायग्राम की मदद से इसको समझा देती हूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा लेंथी है। सो मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बता देती हूँ। जब मैं बता दूँगी आपको तो फिर आपको ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। सबसे पहले क्या है, देखें फंक्शन को जब आप स्कैन करेंगे, इस फंक्शन को आप जब स्कैन करेंगे तो आप क्या है, आप इसके डाटा को तलाश कर सकते हैं आसानी से, लेकिन डाटा की मदद से आप फंक्शंस को नहीं ढूंढ सकते। तो उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में जो है वो तब्दीली अगर आप करें, चेंजिंग आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि जब हम तब्दीली करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो हमें पता होगा ना कि हमारे कौन कौन से अज्जा इससे मुतासिर हो रहे हैं, या डाटा कौन कौन सा इससे किस डाटा पे इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस डाटा में अगर हम तब्दीली लाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इसकी मदद से हमें ये फाइंड करना मुश्किल होगा, यानी ये तलाश करना मुश्किल होगा कि इसकी मदद से कौन कौन से फंक्शंस काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है कि तमाम जो इसके अज्जा हैं आप कह सकते हैं उसको एक क्लास के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। इन सबको एक क्लास के अंदर जब रख लिया जाता है तो क्या होता है, इस सूरत में हम इसमें तब्दीली या इसमें हमने किसी चीज़ को ढूंढना हो, काम करना हो, शिनाख्त करनी हो, तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिकली मतलब आपको समझ आ गया ना, इसमें क्या चीज़ होती है, क्या काम होता है और क्या काम नहीं होता। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो आप जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो सेम यही चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बता दी हैं।
फिर देखें यहाँ पर हम ये क्या है, हमारे पास ये सारे फंक्शंस हैं जिनमें आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास ये जो है इसमें डाटा है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आपके पास स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। सो ये आपका ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंपोनेंट वाई। ठीक है, अब हमने देखने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंपोनेंट। कंपोनेंट किसको बोलते हैं, अज्जा को बोलते हैं, आप कह सकते हैं हिस्से कह सकते हैं, तो उन चीज़ों को बोलते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसमें स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर, मेथड्स और क्लास, ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन इसको यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल डीपली नहीं बयान किया कि क्या क्या क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो इन्होंने वेरी सिंपल, ये नहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ अपने इस कोर्स के लिहाज से इसको ऐड किया है। बाकी अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस, बिहेवियर, इन पे पूरी बुक्स हैं, या आप कह सकते हैं पूरे लेक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, यानी इनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। सो हम यहाँ पर इसको डीपली नहीं देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर देखेंगे कि हमारे कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम इसको यहाँ तक इस कोर्स के हिस्से के हद तक हम इसको देखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। बेसिक यूनिट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ टेंजिबल एंटिटी दैट एग्जिस्ट सम वेल डिफाइंड बिहेवियर। के ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, उसके कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो डिफाइन करता है। बिहेवियर क्या है, देखिए बिहेवियर इज हाउ इन ऑब्जेक्ट एक्ट एंड रिएक्ट इन द टर्म ऑफ स्टेट एंड चेंजेस। के अब बिहेवियर का क्या काम है कि ऑब्जेक्ट पे कैसे एक्ट और रिएक्ट करता है। ठीक है, कैसे चेंजेस होंगे, मैसेज पास, लाइक आप कह सकते हैं आपने एक मैसेज पास किया, अगला बंदा उसको रिसीव करता है, आपको एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, तो वो चीज़ होती है बिहेवियर वगैरह उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर उसमें एक आ जाती है क्लास। क्लास में क्या होगा, स्ट्रक्चर और बिहेवियर आपके जो सिमिलर उसके ऑब्जेक्ट हैं वो आपके कहाँ डिफाइन होंगे, क्लास के अंदर होंगे। सो यहाँ पर ये डिफाइन है। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन की गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और OOD ऑब्जेक्ट और डिज़ाइन ओरिएंटेड डिज़ाइन का जो क्लासिफिकेशन है, यानी सबसे क्रिटिकल स्टेज इसका क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, आपने इनके ऑब्जेक्ट में करनी है, ग्रुप्स में करनी है, या फिर क्लासेज में करनी है, तो किस तरह से करनी है, ये इसका क्रिटिकल स्टेज है क्लासिफिकेशन में। फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और आपके सामने रखा है, एक घोड़ा है जिसका उसमें बताया हुआ है कि उसका बिहेवियर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी क्या है, डेटा ड्राइवन क्या है। यानी अगर देखा जाए तो ये क्या है, आपके पास एक क्लास है जिसमें आपके एनिमल आ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनिमल आ रहा है। जब हम इसको मुख्तलिफ, यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बताई है, देखें कि द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स विद इन ओपन माइंड के प्रॉपर क्लासिफिकेशन रिक्वायर्स लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। कि आप अगर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देखें और ओपन माइंड से देखें, ताकि आपका काम क्या हो, आपके मुताबिक हो, आपको आपकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिल सके। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसके आपको आप कह सकते हैं इसकी क्लास जो है वो एनिमल है। फिर उसकी आप उन्होंने क्लासिफिकेशन की है, 3 तरह से क्लासिफिकेशन की है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, फिर उसका बिहेवियर क्या है, फिर उसका डाटा ड्राइवन क्या है, तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट का मॉडल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना माइंड में रख लें कि ऑब्जेक्ट मॉडल में आपके पास क्या है। तो देखें, द एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कोलेक्टिवली आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मॉडल। जो आपने जो भी एलिमेंट कलेक्ट किए हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल में चले जाते हैं, यानी कि मॉडल बन जाता है, जिसमें आपके पास एब्स्ट्रैक्शन का आ जाता है एक मेथड। एब्स्ट्रैक्शन इज एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक ऑफ डीलिंग विद कम्प्लेक्सिटी। अब एब्स्ट्रैक्शन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और बात बताई है कि एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन आर कम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट जो है हम इनको यहाँ पर ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप कैसे होगा ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो आपने बताना है कि 3 तरह से इनका रिलेशनशिप हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन एंड विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए और हर एक का पता होना चाहिए कि कौन किस काम के किस मकसद के लिए है। अब जो इनहेरिटेंस है, ये क्या है, इनहेरिटेंस आपको नाम से पता चल रहा है कि विरासत को बोलते हैं। यानी आपका जो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एक क्लास है, आपकी जो ऊपर सुपर क्लास है, उसकी जो सुपर क्लास आपकी A हो गई। अब उसकी जो आगे से सब क्लासेस हैं B C D, उनका क्या होगा आपस में इनहेरिटेंस, यानी उनकी जो तमाम खसूसियात हैं वो क्या होंगी, क्लास B में भी होंगी, क्लास C में भी, उनकी सब क्लासेस के अंदर मौजूद होंगे। तो ये ताल्लुक कौन सा हो गया, इनहेरिटेंस का ताल्लुक हो
गया। इसी तरह एसोसिएशन, एसोसिएशन के अंदर देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस पहला टॉपिक है, सेकंड है एसोसिएशन और एग्रीगेशन। एसोसिएशन के अंदर क्या है कि देखिए यहाँ पर इसको पढ़ ले, एसोसिएशन रिलेशनशिप व्हेन ऑब्जेक्ट ए यूजेस ऑब्जेक्ट बी, जब ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी को यूज़ करेगा, देन ए में सेंड मैसेज, ए जो है वो सेंड मैसेज करेगा किसको, बी को अंदर, द रिलेशनशिप डिफाइन, यानी ए का ताल्लुक जो है वो बी के साथ हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर उसकी तमाम क्वालिटीज़ नहीं होंगी। ये बात याद रखना कि एसोसिएशन के अंदर तमाम जो है वो, जिस तरह इनहेरिटेंस के अंदर तमाम जो खसूसियात हैं वो ए की जो है वो बी के अंदर चली जाती, इस तरह इसका जो है वो फुली कनेक्शन नहीं होगा, तमाम खसूसियात नहीं जाएंगी। अब थर्ड टॉपिक है एग्रीगेशन रिलेशनशिप। इसमें क्या है, डिफाइंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट होगा, हिस्सा होगा, अमॉन्ग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। व्हेन ऑब्जेक्ट ए इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जब ए जो है वो बी का हिस्सा हो, या ए का जो कुछ एरिया है वो बी के अंदर हो, या बी से उसका कनेक्शन हो, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज सेड टू बी कंटेंट बाय बी, कि हम कह सकते हैं ना कि ए जो है वो बी का हिस्सा है। भाई कह सकेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास ए का जो है वो कुछ रिलेशन जो है वो बी के साथ है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी फुली जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर होता है, जो आपके विरासत में आप कह सकते हैं कि ए जो है वो सुपर क्लास है, फिर उसकी सब क्लास जो होगी तो उनका जो है इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप होगा आपस में तमाम होगा। फिर इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास 3 टॉपिक थे। इसका जो है ताल्लुक जो है, हम इसको इन्होंने इमेज शायद दी हो जिसमें हम समझ सकें आसानी से, खैर नहीं है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारे पास है एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। अच्छा, कंसेप्चुअल दिया हुआ है एसोसिएशन और एग्रीगेशन को, दोनों को अलग करके कि देखें एसोसिएशन क्या है और एग्रीगेशन क्या है। देखें इनहेरिटेंस को हटा दिया गया, अब एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन का टॉपिक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि देयरफॉर वन way to differentiate between aggregation and association is that if the two subjects are tightly coupled, अगर दो ऑब्जेक्ट टाइटली कपल्ड हैं, if they cannot exist independently, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एग्रीगेशन होगा, और यूजुअली इसके बाद जो इंडिपेंडेंस होंगे वो क्या होंगे, एसोसिएशन होंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाला टॉपिक जो है वो यही है, जिनसे रिलेटेड इनका जो है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सो ये लेक्चर यहीं तक इंपॉर्टेंट था। सो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 14। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आपके पास क्या होता है, इसकी तमाम क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें तमाम रिलेशनशिप्स होते हैं, तमाम बिहेवियर होते हैं, वो सारी इसमें ऐड हो जाती हैं। आपके पास 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है स्टैटिक मॉडल, दूसरा होता है डायनेमिक मॉडल। देखें यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि इसमें तमाम क्लासेस होंगी, उसके रिलेशनशिप, उसका बिहेवियर जो है वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में आ जाएगा। आपके पास 2 मॉडल हैं, एक स्टैटिक मॉडल है, दूसरा डायनेमिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल के अंदर आपके पास जो है वो क्लास आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट बिहेवियर दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डायनामिक के अंदर आपके पास जस्ट सिनेरियो, लाइक आप कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगी, ठीक है। ये दोनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब इसको डिज़ाइन के बारे में बताया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर इस टॉपिक को गौर से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म द एनालिसिस मॉडल इनटू डिज़ाइन। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम क्या होता है, डिज़ाइन उस मॉडल को चेंज किस में करता है, डिज़ाइन मॉडल के अंदर चेंज करता है, उसको ट्रांसफर करता है, एनालिसिस को किसके अंदर चेंज कर देता है, जो आपने एनालिसिस की होती है उस सबको एक मॉडल के अंदर, ठीक है, उसमें चेंज कर देता है। वो किसके मतलब किस थ्रू से काम करता है, ब्लूप्रिंट की सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। फिर उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन रिजल्ट इज अ डिज़ाइन दैट अचीव अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। इसमें लेवल्स हैं, कुछ लेयर्स हैं, जिसमें आपके पास 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको दिखा दी गई आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। आपसे 4 लेयर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है द सब सिस्टम लेयर, द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर, द मैसेज लेयर और द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। ये जो 4 नाम है ये आपसे जो है वो वैसे MCQ में भी पूछे जा सकते हैं कि कितने नेम हैं, कितनी लेयर्स हैं, तो आपने बतानी है 4 लेयर्स हैं। फिर अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो डिफाइन द नेम ऑफ 4 लेयर्स, तो आपने चारों नाम जो है वो बताने हैं। फिर देखें हमारे पास यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि इसका काम क्या होता है। देखें इस जगह में देखें आपके OOD ट्रांसफर द एनालाइजिस मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल। एनालाइजिंग मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में ट्रांसफर करता है, तो यहाँ देखें एनालाइजिंग मॉडल है, उसको ट्रांसफर किसके अंदर कर दिया गया, डिज़ाइन मॉडल के अंदर कर दिया गया। तो यही इसकी डेफिनेशन थी। तो इस इमेज को देख के आपको पता चल रहा होगा, अंदाज़ा हो गया कि एनालाइजिंग मॉडल को उन्होंने डिज़ाइन में कर दिया, यानी क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स के अंदर कर दिया गया, एट्रीब्यूट सारे जो थे वो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, मेथड्स को एल्गोरिथम के अंदर, इसी तरह ये सारे जो है उसको चेंज कर दिया गया है।
सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइजिंग यूजिंग अबॉट टेक्सचुअल एनालिसिस। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ उठाए जाएंगे। अब देखिए एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे। तो टॉपिक हमारे पास है द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक दैट वी विल स्टडी इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक। ये एक ओल्डेस्ट टेक्निक है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन देयर रिलेशनशिप। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द टेक्सचुअल एनालाइजिंग। इसको टेक्सचुअल एनालाइजिंग का नाम दिया गया, जो एक बहुत ज़्यादा ओल्ड टेक्निक थी। अब टेक्निक क्या है और इसमें इसको किस तरह से आगे चेंज किया गया, देखें। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय अबॉट। इसको स्टार्ट में अबॉट ने डेवलप किया था और देन उस पर उसके बाद ग्राहम एंड अदर्स बाकी लोगों ने काम किया था। अब इसको किसने बनाया था, अबॉट ने बनाया था, और इस पर बाकी काम कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ग्राहम और अदर्स मीन्स के बाकी साइंटिस्ट ने भी इस पर काम किया था। इसमें क्या था, इस टेक्निक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई विद द टेक्स्ट कि जो हम काम कर रहे थे ना, मॉडल कंपोनेंट वगैरह जो सारे थे, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में रख दिया गया था, इंग्लिश के वर्ड में रख दिया गया था कि इसकी मदद से जो है वो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज किया गया था मॉडल में, और फिर उसके आगे से कंपोनेंट से फिर उन्होंने यहाँ पर इसको डायग्राम में बताया कि देखिए आपके पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे रख दिए गए, और उसी तरह उसके मॉडल कंपोनेंट अब कौन से देखें, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, हमें जिसको उर्दू में इसमें मार्फा बोलते हैं, यानी खास नाम, खास जगह, खास चीज़ के लिए जो प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होते हैं। मॉडल ऑफ कंपोनेंट में इसको क्या कहा जाएगा, इंस्टेंट बोला जाएगा। लाइक मेहदी हसन हो गया, कायद आजम हो गया, इकबाल हो गया, कोई भी हो गया, आप यहाँ पर वो भी दिखा दें। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इन प्रॉपर नाउन में उसकी क्लास आ जाएगी, उसका टाइप आ जाएगा, उसका रोल आ जाएगा। जो आप डायग्राम बना रहे हैं, जो एनालिसिस आपने की, उसमें आप इसको चेंज कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में बता रहे हैं, और यहाँ पर उसकी एग्जांपल में स्टूडेंट और टीचर दे दिया। इसी तरह बीइंग वर्ब किसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया कि काम का होना, इससे उसके लिए उन्होंने वर्ड मॉडल कंपोनेंट में क्लासिफिकेशन किया है, लाइक इज़ अ हार्ट, इज़ अ बुक, इज़ अ पेंसिल, दिस एंड दैट। फिर इसके इसी तरह इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, खुसूसियात को बोलते हैं। तो देखिए मॉडल ऑफ कंपोनेंट में इसको एट्रीब्यूट, वैल्यूज़ और क्लास का नेम दे दिया गया। दिस बॉल इज़ रेड, दिस बॉल इज़ ग्रीन, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट। इसको इस तरह उन्होंने इंग्लिश के फॉर्म में रख के बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और फिर आगे डिफाइन किया था। सो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से। फिर उन्होंने एक और प्रॉब्लम दी थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यही नाउन और प्रोनाउन से ली गई है। यहाँ पर इसको देखने से चाहे हम नेक्स्ट लेक्चर देख लें। सो लेक्चर नंबर 15 एंड लास्ट लेक्चर हमारा है द नोटेशन क्या है, देखिए मेनी डिफरेंट नोटेशन आर यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज के नोटेशन, असल में जो चीज़ होती है, वर्ड जो है नोटेशन का मतलब है आप किसी सिम की तरफ जा रहे हैं या फिर आप इशारा कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के में जो है वो डिफरेंट नोटेशन आपकी यूज़ हो रही हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर, जिसमें जो ज़्यादा पॉपुलर है वो रम्बेग है, वॉच है, एनकोड है एंड यूएमएल है, ठीक है। कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4, और चारों के नाम आपको आने चाहिए। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। अच्छा, वी विल बी यूज़ यूएमएल टू डॉक्यूमेंट अवर डिज़ाइन। अब हमने किस पे स्टडी करनी है, यानी इन सबको हमने स्किप कर दिया, ठीक है, आपके कोर्स में इसको स्किप, और यूएमएल पे हम डिस्कस करेंगे। सो आप जो इसको उन्होंने बताया कि अल्थोड नोटेशन इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, बट द की फीचर्स ऑफ द नोटेशन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम में आपको की फीचर्स उसके बताए गए हैं। यूएमएल क्या है इसको बताया गया है, क्योंकि हमारे बाकी जो लेक्चर्स हैं वो शायद यूएमएल पे ही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इसको फिनिश कर दिया, और बाकी हम देखेंगे यूएमएल क्या है और उस पर कैसे काम करते हैं। सो 15 लेक्चर आपका यहीं पे कवर होता है। उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास जस्ट आपका एक एमसीक्यूज़ है यूएमएल स्टैंड फॉर क्या है और नोटेशन क्या है। आप बता सकते हैं कि आपका जो है नोटेशन कहाँ यूज़ होती है और क्या चीज़ है। बस आपका इस चैप्टर के अंदर यही 2 एमसीक्यूज़ बनने के चांसेस हैं। बाकी लेक्चर नंबर 16 हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेक्चर 16 से 20 तक अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।